दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बहाने एक बहुत बड़े और पेचीदा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी ये मैच होता है तो खेल के साथ साथ देशभक्ति, राजनीति और पैसा सब कुछ मैदान पर उतर आता है। तो आज हम रवीश कुमार के एक विश्लेषण के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे खेल के पीछे का सच आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। तो बहस की शुरुआत ही इसी एक सवाल से होती है और ये सवाल बहुत तीखा है। कई बार ये कहा गया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता, तो फिर क्रिकेट और खून एक साथ कैसे बह सकते हैं? एक तरफ सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसी देश के साथ क्रिकेट का जश्न मना रहे हैं। क्या ये दोनों बातें एक साथ मुमकिन है? यही वो सवाल है जो आज सबके जहन में है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले इस खेल पर जो राजनीतिक बवाल मचा है उसे देखेंगे। फिर राष्ट्रवाद के दोहरे मापदंड पर जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें समझेंगे। तीसरा, ये सवाल कि आखिर सारा गुस्सा सिर्फ क्रिकेट पर ही क्यों? चौथा, क्या ये देशभक्ति का खेल है या फिर पैसे का? और आखिर में एक दर्शक के तौर पर इस सब में हमारी और आपकी जगह कहाँ है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस राजनीतिक हंगामे की जो इस मैच को लेकर खड़ा हो गया है। जैसे ही मैच का ऐलान हुआ, कई पार्टियों और लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध की आवाजें तेज होने लगी। और देखिए, ये विरोध सिर्फ बयानबाजी तक नहीं था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पाकिस्तानी टीम का पुतला फूका और उन क्लबों के बहिष्कार की अपील की जो ये मैच दिखाने वाले थे। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तो पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। और शायद सबसे असरदार आवाज आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी की थी, जिन्होंने खुद इस मैच का बहिष्कार करने की बात कही। अब यहीं से कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। स्रोत का तर्क है कि इस पूरे मामले में राष्ट्रवाद का एक दोहरा मापदंड देखने को मिलता है। मतलब कल कुछ और कहा गया था और आज कुछ और किया जा रहा है। इस दौरेपन को समझने के लिए जरा 2016 में वापस चलते हैं। जब उरी में हमला हुआ था तो पाकिस्तानी कलाकारों और टीवी सीरियलों पर बैन लगा दिया गया था। उस वक्त एमएनएस ने जो विरोध किया उसे बीजेपी का भी समर्थन मिला था। लेकिन आज देखिए, आतंकी हमले अब भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी हो रहा है और जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं उन पर सत्ता पक्ष चुप है। स्रोत इसी को कहता है सुविधा वाला राष्ट्रवाद। अब इस पर 2019 का ये बयान सुनिए। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने कहा कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता वाली बात तो व्यापार के लिए थी, क्रिकेट के लिए नहीं। उनका तर्क था कि कला और खेल पर किसी का कब्जा नहीं होता। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर ये तर्क सही है तो फिर 2016 में पाकिस्तानी कलाकारों पर ये लागू क्यों नहीं हुआ था? अब यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है। आखिर ये सारा राष्ट्रवाद और गुस्सा सिर्फ क्रिकेट के मैच पर ही क्यों नजर आता है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई और खेल नहीं होता? और अगर होता है तो उन पर सरकार का रवैया कैसा रहता है? आपको जानकर शायद हैरानी हो कि क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में कहानी बिल्कुल अलग है। देखिए, क्रिकेट में कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होती, लेकिन हॉकी में पाकिस्तानी टीम भारत आती है। अंडर 16 वॉलीबॉल टीमें थाईलैंड में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। शूटिंग वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम को आने की इजाजत मिल जाती है। तो सवाल बहुत साफ है, क्रिकेट के लिए एक नियम और बाकी खेलों के लिए दूसरा नियम। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। ओलंपिक चार्टर का नियम 44 कहता है कि आप किसी भी खिलाड़ी के साथ राजनीतिक वजहों से भेदभाव नहीं कर सकते। अगर भारत ऐसा करता है तो भविष्य में बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की मेजबानी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये एक तरह की मजबूरी है। लेकिन फिर सवाल घूमकर वहीं आ जाता है, अगर ये मजबूरी हॉकी और शूटिंग में है तो क्रिकेट में क्यों नहीं? और बस यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है। क्या वाकई इस मैच के पीछे देशभक्ति है या फिर खेल, या कहानी कुछ और ही है? स्रोत का तर्क है कि असली खेल तो पैसे का है। इस पूरे समीकरण में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है बीसीसीआई। ये दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, सबसे अमीर खेल संस्था। और मजे की बात यह है कि ये उस देश में है जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया में 143वें नंबर पर आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट में पैसा और पावर किस हद तक है। अब आप पूछेंगे कि पैसे का खेल कैसे, तो बस ये एक नंबर देखिए, 49 करोड़। 2011 में भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप सेमीफाइनल को 49 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा था। जरा सोचिए, लगभग 50 करोड़ लोग एक ही वक्त पर एक ही चीज देख रहे हैं। ये किसी भी कंपनी और विज्ञापन देने वाले के लिए सोने की खान है। जब इतने लोग देख रहे हो तो 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है और कमाई और बो में होती है। तो विश्लेषण का निष्कर्ष बहुत सीधा और साफ है। अगर ये मामला सिर्फ राष्ट्रवाद का होता तो शायद ये मैच कभी नहीं होता। लेकिन जब दांव पर करोड़ों दर्शक और अरबों रुपए लगे हों तो ये खेल नहीं, एक धंधा बन जाता है। और स्रोत के मुताबिक इसी धंधे के दबाव के आगे राष्ट्रवाद की सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे खेल में, इस राजनीति में और इस पैसे के चक्रव्यूह में आप और हम यानी एक आम दर्शक कहां खड़े हैं? हमारी भूमिका क्या है? इस पर रवीश कुमार का विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प सुझाव देता है। वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने कभी भी ऐसे मैचों का विरोध किया है उन्हें तो ये मैच जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी वो अपनी आंखों से देख पाएंगे कि इस राजनीति में कितना दोहरापन और कितना अंतर्विरोध है। ये एक तरह का आईना है जिसे देखने की सलाह दी जा रही है। स्रोत के मुताबिक ये राष्ट्रवाद एक ऑन ऑफ स्विच की तरह है। इसे अपनी सुविधा के हिसाब से चालू या बंद कर दिया जाता है। पहले जनता को किसी मुद्दे पर भड़काया जाता है, फिर बहिष्कार की अपील होती है, चाहे वो फिल्म हो या कलाकार। लेकिन जैसे ही सुविधा बदलती है, जैसे क्रिकेट मैच से होने वाली अरबों की कमाई, तो सारे नियम बदल दिए जाते हैं। और इस ऑन ऑफ के खेल में सबसे ज्यादा नुकसान हम दर्शकों के विवेक का होता है, जिसे बार बार उलझाया जाता है। तो हम आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब खेल, राजनीति और पैसा, ये तीनों ताकतें एक साथ मिल जाती हैं तो एक दर्शक के तौर पर हमारी और आपकी जगह आखिर कहाँ है? क्या हम सिर्फ एक ग्राहक हैं जिनकी भावनाओं को जब चाहे ऑन या ऑफ किया जा सकता है, या हमारी कोई और भी भूमिका है? इस पर सोचिएगा जरूर।